वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ये ऑनलाइन मोड में जो पेपर हुआ था सीबीटी मोड में, उसके 50 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, ऑनलाइन वाले एग्जाम है, रैपिड रिवीजन है। हम इसको फास्ट तरीके से करेंगे जिसमें आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको पता चले कि आपने इतने दिन से जो पढ़ाई की है उसमें आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो भी दबा देना ताकि जो मेरी अगली क्लास है उपसर्ग प्रत्यय वाली वो भी आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा ना, हिंदी के पैडागोजी की ये क्लास है और आपको पता ही है 15 नंबर की पैडागोजी आपके हाथ में होगी अगर आपने ये सीरीज अच्छे से देख लिया। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। अब नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है और जो भी इसमें पॉजिटिव वाले होंगे उसको एलिमिनेट कर दो और जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका नहीं वाला। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? देखो भाषा और शब्द भंडार तो होता ही है, अच्छी बात होती है, विषय वस्तु भी होता है, शैली एवं योजना भी होता है, बट ये मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, बुक्स वगैरह पे जो कवर चढ़ा रहे हो, जिल्द चढ़ा रहे हो, ये एक अच्छी मतलब एक बढ़िया टेक्स्ट बुक की मूलभूत मानदंड नहीं है। हमको फोकस करना है कि बच्चा किस में ज़्यादा सीख रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। और हाँ, ये मत बोलना कि इतना फास्ट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत कराया हुआ है, तो यहाँ पर हमको फास्ट ही रिवीजन करना है, तभी तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा पाऊंगी। देखिए लिखा है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। अब ये शिक्षण विधि का कौन सा रूप है, ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि 6 वाक्यों का छोटा अनुच्छेद जो वो 2 बार सुनने के लिए कह रही है और फिर बोल रही है ना कि 4-4 का समूह के में जो भी बच्चों ने सुना है वाक्य उसको क्या करो, अपने शब्दों में लिखो। तो जो टीचर है ना वो क्या कराना चाह रही है? क्या ये रचनात्मक लेखन है, क्या ये श्रवण एवं भाषण है, या फिर ये अनुच्छेद श्रुत लेख है, या फिर ये वाक्य आधारित श्रुत लेख है? अब आपने अगर यहाँ पर ध्यान दिया हो, सबसे पहले रचनात्मक पे मत चले जाना क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आप यही उठा लेंगे सॉरी। तो देखिए इसमें ना आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, सुनने के पे एम्फोसाइज किया जा रहा है ना कि बच्चा जो है सुन रहा है, सुनने के लिए वो कह रही है, इसका मतलब इससे वो क्या करवा रही है, अनुच्छेद श्रुत लेख। तो देखा आपने, हमको क्वेश्चन के हिसाब से अपना सही आंसर ढूंढना है, यही आपको भी करना है। पॉजिटिव टैग वर्ड मैंने जो बताया है वो इंप्लीमेंट करना, बट क्वेश्चन के हिसाब से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत लेंथी क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? अब आप सोचिए इसका कैसा क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से देख लिया होगा तो समझ गए होंगे कि कठिनाई बच्चे अनुभव कर रहे हैं ना इसमें विस्तृत व्याख्या और वाक्य रचना में, तो वो उनको क्या कर रही है, समृद्ध शब्द भंडार देती है। जैसे ही पता चलता है कुछ युक्तियों का भी सुझाव देती है, तो ये ताकि बच्चों का क्या करे, कठिनाइयों को दूर कर पाए। और मैंने आपको बताया है जो निदानात्मक डायग्नोस्टिक होता है उसमें हम बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उसके हिसाब से उनको सजेशन देते हैं, युक्तियों का सुझाव देते हैं। तो ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय आप निम्न में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। अब इसमें से जो गलत चीज़ होगी ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा होगा। सबसे पहले देखो, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व तो देते ही हैं ब्लूप्रिंट तैयार करते समय, तभी तो पता चलेगा कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, प्रश्नों के विविध रूपों को भी आप महत्व देते हो, अलग अलग टाइप्स के प्रश्न होना चाहिए, एक रूपता नहीं होनी चाहिए। कठिनाइयों के स्तर को महत्व देते हैं कि हर बच्चा जो है किस लेवल तक सीख सकता है, कितना हार्ड कितना ईजी, ये भी होता है। बट ये लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना ना, ये नहीं है। अच्छा, इसे एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। जब भी आपसे कुछ भी ऐसा पूछे ना कि टीचर जो है क्लास में ये करा रही है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो वहाँ पर ये लेखन शैली को ना हमेशा ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की समझ ज़्यादा मैटर करती है उसके लेखन शैली के कंपेयर में, और इसको घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखिए
ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आप सभी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, और हाँ वॉल्यूम तेज कर लेना अगर सुनाई ना दे रहा हो तो। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। पहले उसने क्या किया, श्यामपट्ट पर कुछ लिख दिया, फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? वो बच्चों को ना वर्तनी सिखा रही है, तो इन चारों में से किससे मेल खाएगा? खेल विधि ये है नहीं, क्यों? क्योंकि वो टीचर जो है उसको क्या सिखा रही है, वर्तनी सिखा रही है स्पष्ट लिखकर। ड्रिल विधि भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास विधि में आपने सुना होगा प्रैक्टिस करते हैं। श्रुत लेख भी नहीं है, क्योंकि श्रुत लेख में सुनकर लिखना होता है ना, यहाँ पर बच्चे देख कर लिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिलेखन विधि। और ये ऐसा लिखा है ना कि आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, आप जो है ना खेल विधि के साथ चले जाएंगे। बट याद रखना, जब भी वर्तनी सुधारना है और कुछ हमको स्पष्ट लिखना है, फिर बच्चे उसको देख कर अपने कॉपी में लिखें, उसे बोलते हैं प्रतिलेखन विधि। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए, और ये सारा पूछा हुआ है ऑनलाइन मोड में, लेंदी भी है बहुत। एक बालक जो है भाषा सीखते समय कठिनाई अनुभव करता है, पाया जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करती है, मतलब इतनी कठिनाइयां हैं बालक के अंदर, और आप बताओ कौन सी कठिनाई है ये। सबसे पहला देखते हैं, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई हो रही है। बच्चा ना नाम या फिर अक्षर जो भी आ रहा है उसके जो साउंड्स होते हैं उसको सीखने में। ख जो है वो ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, जब वो ऊंचे स्वर में पढ़ता है तो गलती करता है। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, ये भी एक दिक्कत है। लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। तो आप बताइए ये कौन सा लक्षण है? और मैंने टेलीग्राम पे भेजा भी हुआ है इसका पूरा अच्छे से। क्या ये वाचन है, क्या ये लेखन है, या फिर सीखने में अक्षमता है, या सीखने का भय है? याद रखो, जब भी हमको पढ़ते समय बच्चे को डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो पढ़ने में, ऊंचे स्वर में, मतलब पढ़ाई से जो भी रिलेटेड होता है ना, वो वाचन वैकल्य होता है, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। जो किसी भी बच्चे में जो डिसलेक्सिया होती है ना, तो पढ़ने का संबंध किससे होता है? लेखन से होता है। तो लेखन पे आपको डिस्ग्राफिया पे मत चले जाना, क्योंकि अगर कोई बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा तो वो गलत लिखेगा भी, तो क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ते हैं वही लिखते भी हैं। तो ये इससे वाचन वैकल्य है। तो जिस बच्चे के अंदर होगा उसके अंदर ये सारी दिक्कत होगी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये देखिए, लिखा है कि एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, ठीक है, लखनऊ होगा कोई चैप्टर। तो विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। आपको बताना है ना कि ये जो अ ब प्रश्न उसने किया है, इस प्रश्नों की, इन चारों में से इसकी प्रकृति को कौन परिभाषित कर रहा है, मतलब ये किस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछा है, यही आपको बताना है। लखनऊ पर वो पाठ पढ़ा रही है, और मौन पठन के बाद क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलती हो सकती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा है हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था। उसने क्वेश्चन पढ़ाया होगा, जो पाठ, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। तो हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, बच्चों से पूछा है उसने। दूसरा पूछा है कि लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। ये जो दो क्वेश्चन उसने कहा है ना, इन प्रश्नों की जो नेचर है ना, प्रकृति, उसको इन चारों में से कौन परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। और ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है सीटेट में। देखो, सबसे पहले, क्या ये पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न है? पुनरावृत्त्यात्मक मतलब जिसमें पुनरावृत्ति होती है, वो तो ये है नहीं। दूसरा है कालांतरित प्रश्न, या फिर परिचयात्मक प्रश्न, या फिर बोधात्मक प्रश्न। अगर आप इसको ध्यान दें तो सबसे पहले उसने बच्चे से प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर कोई समझ तो नहीं क्रिएट हो रही है, बोधात्मक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर डीपली पढ़ाते हो तब वहाँ पर ये जाता है। पुनरावृत्ति भी ये है नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है, कलांतरित और परिचयात्मक। परिचय का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, तब उसको परिचय बोलते हैं। तो ये परिचय भी नहीं होगा, ये क्या है, कालांतरित प्रश्न है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था और लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। तो इसका मतलब वो बच्चों से जानना चाहती है कालांतरित प्रश्न के माध्यम से कि हर बच्चे का आंसर क्या होगा। और मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये तीनों क्यों नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। अब मौन पाठ का मतलब आपको पता होगा ना कि जिससे हम पढ़ते हैं तो हमको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, और मौन साइलेंट रीडिंग जो होती है ना, वो अच्छा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उससे आपकी समझ जो है वो विकसित होती है। तो अब नहीं पे जाना है, सबसे बेस्ट है नहीं, ध्यान रखना क्या होगा,
तो पहला देखो यहाँ पे लिखा है कि यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। क्या मौन पाठ करने से आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी? दूसरा, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। ये तो सही है, अगर आप चुपचाप मन में पढ़ रहे हो ना तो आपकी एनर्जी सेव होती है। तीसरा, विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से, अभी मैंने आपको बताया साइलेंट रीडिंग करने से हमारी जो समझ है, चिंतन बढ़ती है। यह विद्यार्थियों में स्वतः मतलब सेल्फ स्टडी की प्रकृति डेवलप करता है, ये भी सही है। बट मौन पाठ से ना किसी भी बच्चे का झिझक और संकोच दूर नहीं होगा। उसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग वाली आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपको स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए, क्लास में डिबेट करना चाहिए। साइलेंट रीडिंग वाले जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो ऐसे सबके सामने बात नहीं कर पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब ये देखिए 144, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब ये इतने कथन हैं, ठीक है ना, और आपको बताना है कि ये कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आएगा क्योंकि पिछली बार का ही पेपर है। तो चलो हम देखते हैं अपना पूरा पढ़ना। सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि से है ये रिलेटेड, तो जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई। सी क्या लिखा है कि शिक्षण की इकाई शब्द है न कि वाक्य। जो शिक्षण है ना उसकी इकाई क्या है? शब्द है, ना ही सेंटेंस। डी लिखा है कि विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। ई, यह औपचारिक मतलब फॉर्मल से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। एंड एफ, वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। अब ये कौन सी विशेषताएं को दर्शाता है ये आपको बताना है। अब पहले इसको देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन और समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट है ना ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। देखो उसने बात किया है टीचिंग की, अंग्रेजी शिक्षण की, तो क्या दृश्य जो श्रव्य विधि है वो होगा? देख लो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार, ये देखिए तो दृश्य श्रव्य विधि तो जिसमें आप ऑडियो विजुअल का एड्स का यूज करते हैं वो होता है, तो ये होगा नहीं। स्थानापन्न मतलब स्थान के बारे में जो आप प्लेस वगैरह के बारे में बताते हैं, तो क्या आपने इसमें देखा? नहीं, इसमें तो हम अंग्रेजी शिक्षण की ही बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। द्विभाषी पद्धति का आप यूज कर रहे हैं या फिर आप व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति का यूज कर रहे हैं। सबसे बेस्ट है आप अगर यहाँ पे ध्यान दें कि सबसे पहले इसने क्या किया ना कि जर्मनी से प्रारंभ होता है, और उसके बाद से दूसरा कथन देखो कि भाषा सिखाने की बात हो रही है। तो भाषा सिखाओगे तो आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई थी, तो इसमें इसका मतलब ग्रामर का यूज किया हो गया। फिर शिक्षण की इकाई शब्द है, ना कि वाक्य। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि इसको मानक में विभाजित करते हैं और इतनी क्रियात्मक चरणों की ओर जाता है, और वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। इसका मतलब वाक्य रचना अगर आप बच्चों को सिखाओगे तो आपको बच्चों को बताना होगा ना कि ग्रामर वगैरह, कर्ता क्रिया कर्म, फिर कौन से वचन आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप किस में क्या ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए आपको बच्चों को ग्रामर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज देना ही होगा। और इसी तरह से हम इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, बिकॉज ये दृश्य श्रव्य विधि है नहीं, ना ही ये प्लेस के बारे में, ना ही आप यहाँ पर 2 लैंग्वेज की बात कर रहे हो। आप यहाँ पर सिंपली बात कर रहे हो व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन, और देखो कितने लेंदी क्वेश्चन है ये, इसी को कराने में मुझे बहुत समय लगेगा। ये देखिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, 1 सेकेंड इसको जूम कर देती हूँ। हाँ, कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। ओके, सबसे पहले पहला कथन लिखा है कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है यह भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। यस, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, इसका जो उपकौशल उपागम होगा ये किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, मतलब किन किन बिंदुओं में एक मदद की जरूरत होगी, तभी तो हम मूल्यांकन करते हैं ना। तो ये अध्यापक के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, ये बात एकदम सही लिखा है। तर्क क्या दिया है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा कोई कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये बात तो सही लिखी है कि आप एकीकृत भाषा मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत का मतलब क्या होता है, आप 4-5 लैंग्वेज को एक साथ मिक्स करके पढ़ाएं, तो ये तो किया ही जा सकता है, ये तो अच्छी भी बात होती है। इंटीग्रेटेड की हमको इंटीग्रेटेड जो मेथड है ना उसका यूज भी करना चाहिए। बट ये जो तर्क दिया है ना मूल्यांकन के बारे में, वो चीज़ सही नहीं लिखा है। तो स्टेटमेंट एकदम सही है। एक काम करना, एग्जाम में जब भी आए ना तो पहले
अलग अलग में स्टेटमेंट देख लो सही है, और फिर तर्क पूछा है तो देखो क्या इससे इसका कोई मेल खा रहा है। अगर इसका कोई मेल खाएगा तो चले जाना दोनों के साथ, अदरवाइज ये तर्क हमारा गलत होता है। सो हम जाएंगे 3 के साथ, क्योंकि दोनों सही तो है बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए ये देखिए, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अब आप बताइए कि ऊंचे स्वर में पहले पढ़ा रही है, फिर कह रही है बच्चों से कि उसका अंत क्या करो, तुम खुद के अनुसार करो। ये कौन सी एक्टिविटी है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% इस बार आएगा। क्या ये अनुभव आधारित है, या फिर ये समूह कार्य है, या ये लेखन गतिविधि है, या फिर ये अंतर्बोध है? सबसे पहले ये समूह कार्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप की बात ही नहीं की। आप क्वेश्चन में देखो ना, कहीं भी समूह की बात की ही नहीं गई है। दूसरा देखिए, क्या ये लेखन गतिविधि है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो पढ़ने की बात हो रही है ना, तो लेखन कहाँ से हो गया? और अंतर्बोध मतलब जहाँ पर बच्चे जो है समझ इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी नहीं। ये क्या है? अनुभव आधारित। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा जो है अपने अनुसार करेगा तो हर बच्चा का जो अनुभव होगा ना उस पाठ को लेकर, वो उसी तरह करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? किससे बच्चों के अंदर ना शब्द भंडार बहुत अच्छे से डेवलप होगा? तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, समानार्थी एवं मतलब अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उसको याद करना। ये याद करना अपने आप में नेगेटिव है, गलत। दूसरा, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। यस, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, उसके अगर आप बच्चों को कहो ना कि तुम लोग अनुमान लगाओ नए शब्दों के अर्थ के बारे में, तो आप देखना उससे बच्चों के ना बहुत ही ज़्यादा जो वोकैब्स है ना, शब्द भंडार, वो डेवलप होता है। और यही इसका राइट आंसर है। ओके, अब ये देखो, नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, मतलब जो लिखा नहीं होता है बुक्स में शब्दकोश, उसमें देख रहे हैं बच्चा, तो नया कहाँ से डेवलप होगा? सभी नए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो, तो यहाँ से तो शब्द तो डेवलप ही नहीं होगा ना, वो तो वाक्य बन जाएगा। और हमको किस पर फोकस करना है? शब्द भंडार पे। और ये यहीं से आएगा जब बच्चे नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाएंगे। सो हम जाएंगे 2 के साथ। अब ये देखिए, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। उससे क्या होगा ये आपको बता। देखिए, बहुभाषिकता आपको पता होगा ना, 4-5 लैंग्वेज की बात हो तो उसको आपको रिसोर्स के रूप में करना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सके, या फिर प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। और हम जाएंगे 3 के साथ। क्यों? क्योंकि एक क्लास में अगर एक बच्चा जो है दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तीसरा बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? सबके लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है। हमको उनको ये दिखाना होगा कि आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो ना वो बहुत अच्छी है, उनको हमको इग्नोर नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? कहानी सुनाने से क्या होता है? क्या कहानी सुनाने से बच्चों को मनोरंजन होता है, या फिर नैतिक शिक्षा मिलती है, या फिर भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है? याद रखना, जब भी ये भाषा का समग्र रूप आएगा ना, इससे बेस्ट आंसर आपका हो ही नहीं सकता है। नहीं समझ पा रहे हो, इसके साथ लगा दो, चले जाओ। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ओके, और हम भी इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि समग्र के रूप में अगर आप प्रस्तुत करेंगे ना, कोई भी कहानी सुना रहे हो ना, इसका बस एक मतलब नहीं होता है कि आप बच्चों को एंटरटेन कर रहे हो। उसका मतलब ये होता है कि आप उसी के माध्यम से भाषा का समग्र रूप भी बच्चों को सिखा दोगे। वहाँ पे बता दोगे कि देखो संज्ञा यहाँ पर इस तरह से प्रयोग किया गया है, सर्वनाम यहाँ पे इस तरह से प्रयोग किया गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? और इससे इतना क्वेश्चन पूछेगा ना इस बार, 100% गारंटी है। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को एक काम करो, अगर नहीं समय मिल पा रहा है ना, तो जब खाना बना रहे, मतलब कोई भी बॉयज़ गर्ल, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम इसको चला के छोड़ दो स्पीड मोड पे, ताकि आपके कान में आवाज़ जाए, सो दैट आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ जाए। मल्टीपल टाइम्स देखना। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? क्या वो व्याकरण के नियमों को सिखाता है, या फिर वो अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना होता है, या फिर औपचारिक परिवेश या फिर भाषा के बारे में सीखना?
याद रखो मेरी बात, भाषा अर्जन का मतलब होता है ना जिसके लिए आपको किसी ग्रामर की, किसी भी स्कूल की, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इनफॉर्मल तरीके से अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस से सीख सकते हैं, और जिसका एक वर्ड होता है अनौपचारिक परिवेश। हमेशा याद रखना, भाषा अर्जन जब भी पूछे तो आपको हमेशा अनौपचारिक परिवेश के साथ जाना है, क्योंकि आप इसको अनजाने में ही सीख लेते हैं। आप हिंदी अनजाने में ही सीखे हैं, आपने किसी से कोचिंग नहीं ली है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। 60 नंबर का क्वेश्चन, और मुझे बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है। ओके, देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। तो कौन सा जो हमारी सामाजिक बोली होती है ना, समाज में जो बोली बोलती है, उसको कौन परिभाषित कर रहा है। पहला लिखा है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, और ये इसमें राइट है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका जो ग्रुप है या फिर जो कम्युनिटी होती है, उसमें जो लैंग्वेज होता है ना, उसकी जो वाक विशेषताएं हैं वो सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। और दूसरा क्या लिखा है कि एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, नहीं, यहाँ पर एक एक जो वर्ड लिख दिया है इसकी वजह से ये नहीं होगा। तीसरा फिर से एक क्षेत्र की भाषा, एक भाषा, ये देखो ये जो एक क्षेत्र एक एक वर्ड को जो कर रहा है ना, इस वजह से ये गलत हो रहा है। क्षेत्र की लिखित भाषा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिखित भाषा नहीं। सबसे बेस्ट है सामाजिक बोली, चाहे कुछ कोई भी बोली हो सकती है, किसी भी महाद्वीप की हो सकती है, किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी राज्य की भाषा हो सकती है, ठीक है ना। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत पूछा हुआ है। संकेत भाषा होता क्या है, संकेत भाषा क्या है। क्या ये व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, या ये स्वाभाविक भाषा नहीं है, या फिर ये व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, या फिर बधिर समुदाय के लिए हाव भाव है। संकेत से बहुत लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इतना मुझे पता है। उन्हें लगेगा कि सारा देना है, नहीं। संकेत भाषा क्या होता है, अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है कि व्याकरण के साथ एक ये स्वाभाविक भाषा है, मतलब विद ग्रामर, ग्रामर के बिना नहीं। तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, और आराम से देखो, सब कुछ हो जाएगा, आप सबका पेपर अच्छे से होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप बताइए। सिंपल सा, वो तो बहुभाषी होते हैं ना, पता नहीं कितनी बार पढ़ रहे हैं, भाषाविद, बहुवक्ता, एक भाषी, नहीं। हम पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं बहुभाषिकता, जो अनेक भाषाएं जानते हैं। ये इजी है। अब ये देखते हैं, थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चन अब मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस आज के मैंने रखे हैं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लिखा है कि एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, अपने मदर टंग में, तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और भी अनेक, मतलब वो और भी अनेक भाषाओं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, आप बताइए। पहले उसने अपने मदर टंग में स्टार्ट किया, उसके बाद से जैसे वो 10th में पहुंची, अनेक भाषाओं को जोड़ने के लिए अग्रसर हो रही है। ये क्या है, आप बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने मातृभाषा में स्टार्ट किया, उसके बाद से वो अनेक लैंग्वेजेस को जोड़ना चाहती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। प्रथम नीति मातृभाषा या फिर त्रिभाषा सूत्र या फिर भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति, ये नहीं होगा। जहाँ पर भी कई लैंग्वेज की बात आ जाएगी ना, वहाँ बहुभाषिकता होगा ही, और हमको अपने कॉन्टेक्स्ट में जाना है। ओके, देख लीजिए, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा अगला, भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं इसे बोलते हैं, या फिर शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। यस, भाषा के साथ बोल रहा है ना, कि आप भाषा के साथ संलग्न हैं, जुड़े हैं, इसका मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भाषा में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भाषा में अगर आप कार्य करोगे तभी तो इसके साथ भाषा भी सीखोगे। तो शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। और शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ ये नहीं होगा, ना ही शिक्षार्थी तथा शिक्षक। व्याकरण के नियम तो पहले ही गलत हो जाएगा, मैंने आपको टैग वर्ड्स में भी लिखवाया है। और ये स्वनिमिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं, ये भी नहीं। इसका बेस्ट होता है ना, संलग्न का मतलब ही होता है कि आप किसी उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, कि शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखते हैं, और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, कौन सा था, हाँ नहीं, हो चुका है।
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ओके, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षार्थी को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या चीज़ तैयार करता है? उद्देश्य, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारा लैंग्वेज है ना, उसके प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या प्रमाणिक कार्य, अभ्यास कार्य, या फिर कविता के अंश को याद करना, या फिर पाठ्य पुस्तक को डिकोड करना? सबसे पहले ये डिकोड करना गलत हो जाएगा और याद करना भी गलत हो जाएगा। अब आप सोचो, आपको है भाषा प्रयोग मतलब यूज में आना चाहिए ना, तो ये अभ्यास कार्य नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर उद्देश्य के लिए आप करवा रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्या काम आएगा? प्रमाणिक कार्य, ऑथेंटिक काम करवाओ, तभी तो कोई, सपोज दैट आप चाहते हो कि बच्चा जो है आगे चलकर ये बने या कुछ भी बने, तो आप उसके उस उद्देश्य को पूरा कराने के लिए आप इधर उधर की चीज़ें थोड़ी ना कुछ भी पढ़ा दोगे, ऑथेंटिक ही चीज़ें आप कराएंगे। सो प्रमाणिक कार्य इज राइट। अब ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है कि श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। अब उसके पठन को आप क्या कहेंगे? याद रखना, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ रही है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, तो इसको क्या कहते हैं? बारीकी से पढ़ना, ठीक है ना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, या उद्देश्य के लिए या फिर आनंद के लिए, ये नहीं होगा। अगर आप जो है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक कमेंट बॉक्स में है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाइए, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब ये देखिए, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं? अब लेखन का मतलब लिखने में और बोलने में आप प्रयोग करते हो, तो क्या ये निष्क्रिय है? ये अपने आप में गलत है, निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव है। प्रयोग में शब्द भंडार है, या फिर ये सक्रिय शब्द भंडार है, या फिर उद्देश्यों के लिए शब्द भंडार है। अब इस पे ध्यान से देखो, आप क्या करा रहे हो ना, लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं जो भी शब्द जिन्हें, वे क्या होते हैं? वो सक्रिय होते हैं ना। सक्रिय शब्द भंडार का ही तो आप कभी भी रैपिडली ऐसे आप लेखन में भी यूज कर लेते हैं, बोलने में भी यूज कर लेते हैं, इसको सक्रिय बोलते हैं। प्रयोग में शब्द भंडार नहीं, ये सक्रिय शब्द भंडार होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ाने के लिए है? अब आप बताइए, इसमें से कौन सा जो है ना शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ाएगा? पहला क्या लिखा है कि किसी के जन्मदिन पर दिन के अंत में किसी एक के द्वारा डायरी लेखन, इससे होगा। या फिर लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना, या फिर समीप के शहर में स्थित मनोरंजन पार्क में किसी एक की यात्रा पर सहपाठियों के साथ बात करना, या फिर किसी एक के लिए खाना ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट की व्यंजन सूची को पढ़ना। अब क्वेश्चन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल लेगा। वो कैसे? वो देखिए, संज्ञानात्मक रूप की बात हो रही है, ठीक है ना, कॉग्निटिव। उसके बाद शैक्षणिक भाषा निपुणता को आपको बढ़ावा देना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ये बोलें कि लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए आपको लेख लिखना है, कि आप बताइए कि लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट होता है, इससे बेस्ट संज्ञानात्मक रूप क्या हो सकता है? बाकी इन तीन के कंपेयर में कि आप डायरी लिख रहे हो जन्मदिन पे, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो ट्रैवल करना है उससे, या फिर रेस्टोरेंट का खाना पीना बनाना है, इसमें तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो मेन्यू वहाँ पे होगा, जहाँ पर आपको जाना है वो कर देंगे, बट यहाँ पर आपको सोचना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, और ये निपुणता को बढ़ावा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के ये प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों आप मानते हैं? क्योंकि प्रक्रिया उपागम जो है वो अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है। यस, जो प्रक्रिया उपागम का मतलब होता है प्रोसीजर। अगर आप अच्छा लेखन सिखाना चाहते हो ना बच्चों को, इसको विकसित करने के लिए आपको बच्चे को हर एक स्तर से गुजारना होगा,
तभी वो क्या कर पाएंगे, अच्छा लेखन विकसित कर पाएंगे। और ये प्रक्रिया उपागम वाला क्वेश्चन बहुत पूछा है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यहाँ पर आंसू भाषण वक्ता की बात नहीं हो रही है क्योंकि लेखन की बात हो रही है। आंसू भाषण वक्ता का मतलब जो आप स्पीच वगैरह देते हैं, या फिर यहाँ पर एकल अवधि उत्पाद के रूप में भी नहीं, ना ही यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का परीक्षण कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आप लेखन की बात कर रहे हैं तो आपको अलग अलग स्तर से बच्चों को गुजारना होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और 25 क्वेश्चन ही आज करेंगे, और चिंता मत करना 25 क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो आप में से ही लोग बोलते हैं कि शॉर्ट रखिए, बिकॉज आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप लोगों की ही बात सुनकर मैं ये कर रही हूँ। 25 क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिया पार्ट 1 में, 25 क्वेश्चंस कल कराऊंगी। तो इंतज़ार मत करना कि ये क्लास 50 क्यों नहीं हुई। सिंपल सी बात है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करा दूंगी। बट याद रखना 28 के पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 27 तक ही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।